Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण का पृथ्वी पार्ट देखेंगे। पृथ्वी और अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे और इससे आपके एक क्वेश्चन तो 100% आता है। देखिए, सबसे पहले हम पृथ्वी जानने से पहले जान लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। यहाँ पे देखिए ग्लोब बना है, इस ग्लोब होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी की विशालता के कारण हम पृथ्वी का बहुत छोटा सा ही भाग देख पाते हैं, परंतु अनेक चित्रों द्वारा यह निष्कर्ष सामने आया है कि पृथ्वी जो होती है वह गोल होती है। गोल पृथ्वी को दर्शाने के लिए जो नमूना हम उपयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब हमारी जान लीजिए कि पूरी की पूरी क्या है, पृथ्वी है। विभिन्न महाद्वीप, विभिन्न देश, विभिन्न नदियाँ, विभिन्न महासागर, विभिन्न सागर की सीमाएं जो हैं ग्लोब पर प्रदर्शित की जाती हैं। और ग्लोब जो है आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। इस पर पृथ्वी की भौगोलिक आकृतियों को अंकित किया जाता है। ग्लोब पर अनेक छोटी बड़ी रेखाएं खींची जाती हैं और ये रेखाएं देखिए एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। ये रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे को काटती हैं और जाल सी दिखती हैं। इन्हें ही हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं जो विभिन्न स्थानों की स्थिति जानने के लिए खींची जाती हैं और दोनों ध्रुवों के मध्य एक वृत्त खींचा जाता है। दोनों ध्रुवों के मध्य, जैसे एक उत्तरी ध्रुव है, इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव है, इसके नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों के मध्य जो है एक वृत्त खींचा जाता है। इस वृत्त को ही हम विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्लोब में हमने आपको बताया कि जो ग्लोब के बीचों बीच एक वृत्त खींचा जाता है उसे हम लोग विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम 23.5 डिग्री अगर उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और जो विषुवत रेखा है उसी को हम भूमध्य रेखा या जीरो अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं, जो भारत को दो भागों में जो पूरे संसार को दो भागों में क्या करता है, बांटता है। और जो एक कर्क रेखा है ये भारत को दो भागों में विभाजित करता है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा है। ठीक है। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे आपको मिलेगा आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। और यहाँ पे 66.5 डिग्री नीचे आएंगे यानी दक्षिणी गोलार्ध में तो आपको मिलेगा आर्कटिक रेखा। जो यहाँ पे आर्कटिक रेखा मिल रहा है उत्तरी गोलार्ध में, वही दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर आर्कटिक रेखा मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जान लेना है कि पृथ्वी पर जो है जल सबसे ज़्यादा है। लगभग 71% क्या है, जल है। 71% क्या है, जल है और 29% क्या है, स्थल है। तो अब यहाँ पे जो 29% स्थल है, इस 29% स्थल में हम बात किया जाए तो लगभग 61% उत्तरी गोलार्ध में है और 39% क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात कुल मिला जुला कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर जलमंडल ही है। केवल 39% इधर जो है स्थल है और इधर जो है 61% स्थल है। ठीक है। अब देखिए, इसीलिए चूँकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है इसलिए इसे हम उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्थल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी का घूर्णन काल जो होता है या इसी को हम परिभ्रमण काल कहते हैं या इसी को हम दैनिक गति कहते हैं। तो घूर्णन का मतलब होता है कि अपने स्थान पे ही पृथ्वी जो है कितने समय में घूम जाती है। तो देखिए, पृथ्वी जो है अपने समय में लगभग 24 घंटे पर एक जगह पे घूम जाती है, अर्थात परिभ्रमण कर लेती है, अर्थात घूर्णन कर लेती है। अगर इसी को एग्जैक्ट पूछ लिया तो आप बताएंगे 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में
पृथ्वी अपना एक घूर्णन या एक दिन दैनिक गति पूरा कर लेती है। अब देखिए, जैसे पृथ्वी का 2 भाग अगर हम बना देते हैं और सूर्य इधर से निकल रहा है, तो सूर्य इधर से निकल रहा है, पृथ्वी का इतने भाग पे सूर्य का प्रकाश क्या होगा, जाएगा, और जो पीछे वाला भाग है इस पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, तो इधर जो है अंधेरा हो जाएगा और इधर जो रहेगा वो उजाला हो जाएगा। तो इधर अंधेरा हो जाएगा तो इसका मतलब इधर रात रहेगी, और इधर उजाला हो जाएगा तो इसका मतलब इधर दिन रहेगी। अर्थात जो दिन रात होने की प्रक्रिया होती है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, परिभ्रमण के कारण होती है, दैनिक गति के कारण होती है। अर्थात दैनिक गति के कारण दिन रात की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो पृथ्वी जो है यह सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य जो है एक जगह स्थिर है और पृथ्वी इसका क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो बताइए, अपने जगह पे तो 24 घंटे में घूम जाती थी, लेकिन जो है सूर्य का चक्कर लगाने में इसको थोड़ा सा समय लगेगा। वह समय कितना लगेगा, तो देखिए वह समय लगता है 365 सही 1/4 दिन लगता है। 365 सही 1/4 दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में। इसी को हम पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, अब इसी को आप एग्जैक्ट उस तरीके से देखेंगे तो 365 दिन 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 365 दिन 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन, तो पृथ्वी करता है। कौन करता है, पृथ्वी करता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे बात होगी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। केवल सुनिए ध्यान से, सबसे बड़ा दिन की बात हम कर रहे हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन हमको सबसे छोटी रात नहीं जानना है, हमको बस जानना है कि 21 जून को जो है कर्क संक्रांति होती है और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध पे, तो दक्षिणी गोलार्ध पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात यहाँ पे क्या होती है, बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। और विषुवत रेखा की लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक देखें 4,69,000 किलोमीटर होता है। अब देखिए जो यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उसी को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। यहाँ पे जो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है उसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। जो यहाँ पे 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है उसे हम बसंत विषुव कहते हैं, बसंत विषुवत रेखा समझिए। और 23 सितंबर को जो दिन और रात बराबर होता है उसे हम शरद विषुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 2 रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक जो होती है वह देशांतर रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों देखिए, अक्षांश रेखा को ही हम लेटीट्यूड भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए 0 अंश अक्षांश रेखा, यानी जो इस तरीके से रेखाएं खींची होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं को हम अंग्रेजी में लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, अक्षांश रेखाएं आपको बता दिया गया कि अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाओं को हम लेटीट्यूड भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारी की सारी रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं ग्लोब के चारों ओर एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसीलिए इन्हें कभी कभी समांतर रेखाएं भी कहते हैं। आपस में ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती,
आपस में ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसे गोला गोला रहता है लेकिन ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। विषुवत रेखा अक्षांशों की मध्य रेखा है। यह ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त होता है। जो ग्लोब पर विषुवत रेखा होती है या विषुवत वृत्त होता है, सबसे बड़ा वृत्त यही होता है। तो यह ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त होता है। विषुवत रेखा को 0 अंश अक्षांश माना जाता है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये जो वृत्त होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं और ध्रुवों पर ये अंश शून्य मात्र रह जाता है, या आप वहीं पे कहते हैं कि 90 डिग्री जो है रहता है। ठीक है। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आप बताएंगे 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या आप कितना बताएंगे? 180 बताएंगे। यानी कुल मिला जुला के देखिए 90 इधर है और 90 इधर हैं, तो 90 कुल कितना हो गया? 180। और कभी कभी आपका जो विषुवत रेखा वाला वृत्त है उसको भी ले लेता है, तो वहाँ पे कभी कभी आपके ऑप्शन में दे देता है 181। कितना दे देता है? 181। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि 180 कुल अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन कभी आ सकता है 181, तो 181 भी अब लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपकी बात हो गई कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है। अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, उनके बीच में जो है गैप होता है। और देखिए 2 अक्षांश के बीच की दूरी, जैसे एक वृत्त यहाँ पे खींचा गया तो एक वृत्त उसके नीचे से भी जाएगा, तो इन 2 अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा रहती है कितनी? 111 किलोमीटर कांस्टेंट रहती। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर रहती है और इस दूरी को ही हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। पूछेगा 2 अक्षांश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम गोरे नाम दिए। क्या दिए हैं? गोरे। ठीक है। अब देखिए जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पे 0 अंश अक्षांश, यहाँ पे 30 अंश अक्षांश, यहाँ पे 30 अंश अक्षांश। तो इसी के बीच की हमको आते हैं उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी का मतलब यहाँ पे पड़ती है ज़्यादा गर्मी। ठीक है। और उसके बाद जस्ट आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो 45 डिग्री इधर मिलेगा आपको और 45 डिग्री इधर मिलेगा। और इस 45 डिग्री इधर वाले को हम कहते हैं उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब है कि उप माने थोड़ा सा और ओष्ण माने गर्मी, यानी थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी, यानी कुछ महीने गर्मी पड़ेगी और कुछ महीने ठंडी पड़ेगी, उसे हम उपोष्ण कहते हैं। उपोष्ण को हम सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं और उष्णकटिबंधी को ट्रॉपिकल भी कहते हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। ठीक। उसके बाद आ जाता है शीतोष्ण। तो शीतोष्ण का मतलब है यहाँ पे शीत। क्या लिखा है? शीत लिखा है। शीत का मतलब, शीतोष्ण का मतलब केवल यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, ताप हमेशा कम रहेगा। यहाँ पे हमेशा जो है गर्मी नहीं, यहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ेगी, क्योंकि शीत लिखा है ना। तो शीतोष्ण का मतलब यहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ेगी, तापमान हमेशा कम रहेगा, जिसका क्षेत्र है 45 से 66 डिग्री। 45 से 66 डिग्री। ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका ध्रुव। तो ध्रुव पे हमेशा तापमान कम रहने की वजह से यहाँ पे हमेशा क्या होती है? ठंडी ही पड़ती है, जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री होता है। अब कुल मिला जुला के आप देख रहे हैं कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं यह निर्धारण कर रही हैं किसका? गर्मी और ठंडी का। गर्मी और ठंडी का, अर्थात अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह तापमान का निर्धारण करती हैं। तापमान का निर्धारण कौन करता है? तो तापमान का निर्धारण कौन करती है? तो तापमान का निर्धारण अक्षांश रेखाएं करती हैं। ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं ही हैं। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे देशांतर रेखा। तो दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं जो खड़ी खड़ी होती हैं ग्लोब में, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है कांस्टेंट नहीं रहती है।
इनके दूरी जो है, जैसे ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं देशांतर रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाओं की दूरी जो है कांस्टेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पे अगर सेंटर से देखा जाए तो 180 देशांतर रेखाएं इधर होती हैं और 180 इधर, मतलब ऐसे ऐसे 180 इधर खींची जाती हैं और 180 इधर खींची जाती हैं। यानी कुल मिला जुला के अगर बात करेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 180 + 180 यानी 360 कितनी होती है, 360 होती है। और कभी कभी एक यहाँ से जो डॉट 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 करके खींचा जाता है इसको भी ले लेता है तो 361 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह समय व तिथि का क्या करती हैं, निर्धारण, टाइम और डेट, जो आप कहते हैं डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम मोबाइल में सेट करते हैं ना, तो डेट एंड टाइम जो होता है उसको दिखाता कौन है, देशांतर रेखाएं दिखाती हैं। कौन दिखाती हैं, देशांतर रेखाएं। मतलब देशांतर रेखाएं ही बताती हैं कि जो भारत का टाइम है वो ग्रीनविच यानी ब्रिटेन के टाइम से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। यह कौन दिखाता है, देशांतर रेखाएं ही दिखाती हैं। और अगर बात किया जाए तो दो देशांतर के मध्य, जो दो देशांतर इस तरीके से बनी है दो देशांतर, तो दो देशांतर के मध्य अगर बात करेंगे, ये दो देशांतर के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे आप इधर से दो देशांतर इधर गए, जैसे आप जो है इधर से दो देशांतर इधर गए, एक देशांतर इधर गए तो समझ लीजिए 4 मिनट, एक देशांतर इधर गए मतलब 4 मिनट, एक देशांतर इधर गए मतलब 4 मिनट, यानी दो देशांतरों के मध्य जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात पृथ्वी अगर 1 डिग्री घूमी, 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूम गई, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को केवल और केवल 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। अगर 15 डिग्री मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है तो 4 × 15 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा में 60 मिनट मतलब 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, है कि नहीं है। तो 15 डिग्री घूमने पर पृथ्वी को 1 घंटा समय लगता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको वह निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया कि इसके इधर जो है अक्षांश 90 और 90 थे, और यहाँ पे हमने बता दिया कि इसके इधर देशांतर 180 और इधर 180 है। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अर्धवृत्ताकार रेखाएं, जो दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव तक अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। विषुवत वृत्त का मतलब है कि ये जो लास्ट वाला वृत्त है, ये वाला, यहाँ पे सबसे अधिक इनकी लंबाई होती है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक होती है, और वह सबसे अधिक कितनी होती है, तो वह होती है 111.3 किलोमीटर। अब देखिए आप लोग जो है देशांतर और अक्षांश में अंतर देखते रहिएगा। देखिए अक्षांश में दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, फिक्स है। लेकिन देशांतर में फिक्स नहीं है, इसमें सब में कम ज़्यादा होती है, लेकिन बीच में सबसे अधिक होती है, जो होती है 111.3 किलोमीटर। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। विषुवत वृत्त पर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, यानी आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। देखिए यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे, या यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे कम, 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 और सबसे कम यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, या कम कम, यहाँ पे सबसे कम। इसका मतलब है कि आप विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दो देशांतर के मध्य की दूरी क्या होती है, घटती चली जाती है। इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, और अंत में ये दोनों ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। और अंत में ये दोनों क्या हो जाती हैं, ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। किसी भी एक देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण तक एक ही दोपहर मध्याह्न होती है। किसी भी एक देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण एक ही दोपहर मध्याह्न होती है। देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी इसीलिए कहते हैं। यह रेखा इंग्लैंड के
यह रेखा इंग्लैंड में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला एक है, प्रयोगशाला है ग्रीनविच, उसी ग्रीनविच नामक स्थान से क्या होती हैं, गुजरती हैं, जो लंदन में है, इंग्लैंड में। ठीक है, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जो रेखा ग्रीनविच से गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसे मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। देशांतर की अन्य रेखाएं इसी रेखा के पूर्व तथा पश्चिम की ओर अंशों में मापी जाती है। ठीक है, अंशों में मापी जाती है। ये जो रेखा होती है ग्रीनविच से होकर गुजरती है, 0 अंश देशांतर रेखा, इसी को हम मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब इन रेखाओं के आगे यानी पूरब या पश्चिम लिखना आवश्यक होता है, और 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। अतः 180 डिग्री की रेखा ना तो पूरब है ना ही पश्चिम है। एक ओर 0 डिग्री की रेखा तथा दूसरी ओर 180 डिग्री की रेखा मिलकर पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। इन बराबर भागों को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो आपका ये जो हो गया पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और ये जो रेखा होती है ग्रीनविच वाली, ये भी पूरे भारत को 2 भागों, पूरे विश्व को 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने आपको बता दिया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह तापमान का निर्धारण करती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह तिथि, डेट एंड टाइम का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। और आप अगर बात करेंगे तो 2 देशांतर के बीच का समय होता है 4 डिग्री, यानी 1 मिनट में जो है 1 डिग्री में, 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूम रही है तो उसको लगता है 4 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया। 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूम रही है तो उसको लगता है 4 मिनट, अगर 15 डिग्री घूमेगी तो उसको लगेगा 1 घंटा। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे इस चैप्टर का जो है मान लीजिए ख़त्म हो गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर देखेंगे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए जो 21 जून होता है, 21 जून को हमने बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर 21 जून को होगा तो उसी दिन सबसे छोटी रात होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी रात भी होगी, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, और सबसे छोटा दिन भी कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब ऐसे आप समझिए कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी। नो, सबसे छोटा दिन होगा, क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा अगर दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में उसी दिन सबसे छोटा दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, दिन की बात करें। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो सबसे छोटी रात होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात हो रही है तो सबसे छोटा दिन होगा। तो इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए, और आपको केवल सबसे बड़ा वाला ही याद करिए कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। बस इतना ही आपको याद करना है। धन्यवाद दोस्तों।